सर टीडीएस क्यों कटता है एंड क्यों जरूरी होता है? मैंने बताया था टीडीएस सरकार ने एक नियम निकाला था। उसका रीजन ये था कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेच के उसका जो टैक्स बनता है, क्या होता है कि जब भी आपको कहीं भी इनकम होती है, वो किसी भी जगह पे हो, सरकार को उसमें टैक्स चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेच देते थे और सरकार को इंटीमेट नहीं करते थे कि उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी है। जब इंटीमेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो उस पर टैक्स नहीं देंगे। तो टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में। अब जब वो उनको बताना पड़ता है, मजबूरी हो गई है, क्योंकि उसके बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। एग्रीमेंट का जो जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री के अंदर ये वाला होता है कि टीडीएस जमा किया है हमने और टीडीएस जमा करना पड़ता है, तो सरकार के पास में इसकी खबर चली जाती है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन हुई है। तो वो आपको फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको नोट करना, बताना जरूरी हो गया है, उस पर टैक्स देना जरूरी हो गया है। तो सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए इस क्लॉज को इंप्लीमेंट किया था। एग्रीकल्चर लैंड में टीडीएस जमा नहीं करना पड़ता है। एग्रीकल्चर लैंड में कोई टैक्स नहीं होता, इसलिए हमें टीडीएस जमा नहीं करना पड़ता है। अगर एग्रीमेंट हो जाता है सर और कोई डील उसके बाद कैंसिल हो जाती है तो कुछ चार्ज लगता है बायर या सेलर पे, अगर किसी की तरफ से हो जाता है तो? हाँ, सो हमने आपको बताया था कि इसमें जो पेनल्टी क्लॉज की हम बात कर रहे थे, इसमें हमने बताया था कि इसमें एक पेनल्टी क्लॉज होता है। अगर वो पेनल्टी क्लॉज को आप देखेंगे तो जो हमने बोला 10% अमाउंट को हम लोग अर्नेस्ट मनी मानते हैं और 10% जो 15th क्लॉज है, 10% जो अमाउंट है उसको अर्नेस्ट मनी मानते हैं और वो पेनल्टी के रूप में काम आता है। अगर सेलर बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं दे पाऊंगा, तो उसने जितना पैसा रिसीव किया होता बायर से उसको वापस करना होता है। साथ में जो भी डील अमाउंट होता है उसका 10% अमाउंट वो पेनल्टी के रूप में देता है। अगर बायर बोलता है वो किसी रीजन से डील नहीं ले पा रहा है, तो उसका जो पैसा उसने दिया है 10% पैसे डिडक्ट होके उसको बाकी पैसे वापस मिलते हैं। तो दोनों के ऊपर 10% पैसे की पेनल्टी लगती है। और एनओसी सेलर ही क्यों देता है सर? एनओसी, देखिए एनओसी क्या होती है? एनओसी होता है कि नो ड्यूज, एनडीसी बोलते हैं इसको, नो ड्यूज सर्टिफिकेट बोलते हैं या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। सो एनडीसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई ड्यूज आज तक नहीं है, पानी का बिल जमा है, लाइट का बिल जमा है या किसी भी तरीके गैस का बिल जमा है, तो अगर उस तरह की कोई भी एनओसी की जरूरत पड़ती है तो वो सेलर ही देगा, क्योंकि सेलर के टाइम का है, उसको सेलर ही अप्लाई कर सकता है, सेलर ही ले सकता है। मेरी प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा बंदा चाहे कि वो एनओसी ले ले, वो ले ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी बकाया बिल उनका होगा, वो तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, इसलिए सेलर को लेनी होती है। प्रॉपर्टी लेते समय हस्बैंड और वाइफ दोनों के अकाउंट से अगर पेमेंट हो रही है तो दोनों का नाम आना जरूरी है एग्रीमेंट पे या एक के नाम से हो जाएगा? तो कैसे होता है कि दो तरीके से हो सकता है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपने अकाउंट से पैसे दे रहे हैं तो दोनों का ही नाम आएगा। अगर हस्बैंड अकेला दे रहा है पैसे अपने अकाउंट से, तो वो चाहे तो वाइफ का नाम भी ऐड कर सकता है, या वाइफ अपने अकाउंट से पैसे दे रही है, वो चाहे तो हस्बैंड का नाम भी ऐड कर सकती है। सो पैसे जिसका अकाउंट से जा रहे हैं उसका नाम आना कंपलसरी है। बाकी किसी का नाम वो ऐड करवाना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर टीएम क्या होता है? ये टीएम हर जगह नहीं होता है। प्रॉपर्टी दो तरह से होती है, एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें टीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। बायर सेलर डायरेक्टली रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं। बट जब वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, तो लीज होल्ड से मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी सरकार की है या किसी बड़ी कंपनी की है, सो वो एक सर्टेन टाइम के लिए, मतलब लीज होल्ड प्रॉपर्टी कैसे होती है कि सरकार या कोई बड़ी कंपनी जिसके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, बड़ी प्रॉपर्टी होती है, तो एक सर्टेन टाइम के लिए किसी को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देती है। जैसे नोएडा के अंदर हम बात करें तो 90 साल के लिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, 90 साल का लीज मिलती है। कुछ संस्थाएं होती हैं वो 30 साल की लीज देती हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन हो रही है तो जिस संस्था ने लीज दी हुई होती है उस संस्था को पता होना चाहिए कि ये लीज ट्रांसफर हो रही है। हमने एक्स बंदे को लीज दी थी, अब वाई बंदे के पास में लीज जा रही है, तो जो संस्था लीज दे रही है वो ये चेक करती है कि जो वाई बंदा है वो एलिजिबल है कि नहीं है वो लीज होल्ड करने के लिए। वो मना भी कर सकता है। तो जब वो संस्था इस तरह का काम करती है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करती है, सब कुछ करती है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बोल दीजिए, तो वो एक ट्रांसफर चार्जेस लेती है, उसको हम टीएम बोलते हैं, ट्रांसफर मेमोरेंडम। टीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर मेमोरेंडम, ठीक है। सो ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, ट्रांसफर की एप्लीकेशन हम डालते हैं, जो अथॉरिटी एक चिट्ठी बना के देती है कि यस आई परमिट यू टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ एक्स टू वाई, इसको हम ट्रांसफर मेमोरेंडम बोलते हैं।
और सर टीएम और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है? एग्रीमेंट टू सेल दो पार्टियों के बीच का डॉक्यूमेंट है, बायर और सेलर का। जो टीएम होता है वो जो संस्था है जिसने लीज पे प्रॉपर्टी दी होती है वो इशू करती है। तो उसमें बायर और सेलर दोनों अप्लाई करते हैं, एक सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनके एफिडेविट होते हैं, उनके इंडेमनिटी बॉन्ड होते हैं, जो हर संस्था का अलग अलग अपने डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो डॉक्यूमेंट दोनों पार्टियां बना के देती हैं, बायर और सेलर बना के देते हैं, उनको सबमिट करते हैं, वो उसको अप्रूव करते हैं, और जो अप्रूवल के बाद में एक लेटर इशू करते हैं उसको हम टीएम बोलते हैं। सो किसी भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के पहले उनकी परमिशन आनी जरूरी है। उनकी परमिशन के बिना आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते। सिर्फ ब्लड रिलेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो भी रजिस्ट्री करानी जरूरी होती है? इसको गिफ्ट डीड बोलते हैं। देखो, दो तरह से होती है। जब प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो कुछ ना कुछ फंड का ट्रांजैक्शन होता है, हमने लिखा ना सर कितनी कॉस्ट है, ये है वो है। लेकिन जब हम फैमिली में किसी को देते हैं, एक बिदर ने दूसरे बिदर को दी, तो उसमें कोई फंड का ट्रांजैक्शन नहीं होता। मान लीजिए आज एक फैमिली के पास में 4 प्रॉपर्टी हैं, 2 भाई हैं, दोनों डिसाइड किया भाई 2 प्रॉपर्टी तेरी होगी, 2 प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब डॉक्यूमेंट तो क्या है, वो दोनों के नाम पे है चारों प्रॉपर्टी। तो उसने कहा कि जो तेरे नाम पे डॉक्यूमेंट हो मेरे नाम पे कर दो, मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट तेरे नाम पे कर देता हूँ। इसमें कोई पैसे तो नहीं जा रहे कहीं तक। तो इसको गिफ्ट डीड बोलते हैं। एक भाई दूसरे भाई को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है। इसमें जो गिफ्ट डीड होती है उसमें किसी भी तरीके कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं। पहले इसमें पूरी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी पहले, लेकिन सर्टेन टाइम कुछ 6-8 महीने साल भर से योगी जी ने किया कि 5,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पे गिफ्ट डीड बन जाती है। फिर गिफ्टेड प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है? मेरे नाम से मेरे भाई ने प्रॉपर्टी कर दी, गिफ्ट कर दी, मैं किसी को भी बेच सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है वो। जीपीए क्या होता है? सो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि इमीडिएटली रजिस्ट्री के लायक नहीं होती हैं। सरकार की कुछ कंडीशन होती है या ऐसी कोई चीज होती है जहां पे हम रजिस्ट्री तुरंत नहीं करा सकते। ठीक है, तो जब रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं इमीडिएटली तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। तो जो बायर है वो पेमेंट करता है, वो अपने नाम से एग्रीमेंट उससे रजिस्टर करा लेता है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करा लेता है ताकि मालिकाना हक उसका इनडायरेक्टली उसका हो जाए। ऑल्दो वो 100% मालिक नहीं बन पाता है जब तक रजिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन जब वो रजिस्ट्री ओपन हो जाएंगी किसी रीजन से जो बंद है तो उस टाइम वो अपनी रजिस्ट्री करा लेगा। इसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। जीपीए होल्डर सेल नहीं कर सकता प्रॉपर्टी? कर सकता है, लेकिन अभी रूल्स चेंज हो रहे हैं। पहले तो करती थे, अब रूल चेंज हो रहे हैं। पहले जीपी होल्डर को अपने नाम रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, फिर आगे रजिस्ट्री कर सकता है। डायरेक्ट नहीं सेल कर? डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता। अब हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं रूल। सर जो जीपीए होता है वो ब्लड रिलेशन में ही होता है या फिर किसी अदर को भी बना सकते हैं जीपीए? सो कैसे होता है कि जीपीए 2 तरह से चलती हैं, एक ब्लड रिलेशन में चलती है और एक नॉन ब्लड रिलेशन में चलती है। आज की तारीख में अगर कोई आउट ऑफ इंडिया रहता है वो बार बार नहीं आ सकता और उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट यहाँ करानी है, खरीदनी है या बेचनी है, तो वो अपने ब्लड रिलेशन में जीपीए देगा। अगर ब्लड रिलेशन के बाहर जीपीए जाती है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी अलग होती है, उसके खर्चे अलग होते हैं। और वो जब प्रॉपर्टी हम बेचते हैं थर्ड पर्सन को, और हम फिर से बता रहे हैं, कोशिश ये रहती है कि दूसरे बंदे के नाम पे रजिस्ट्री हो जाए। अगर वो किसी रीजन से रजिस्ट्री नहीं हो पाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी करवाता है, तो वो थर्ड पर्सन ही तो करवाएगा। सो जो थर्ड पर्सन जब करवाता है तो उसके साथ में अटैच 2 डॉक्यूमेंट और बनते हैं। एक एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड, ये तो हम 100 रुपए के स्टाम्प पेपर बना रहे होते हैं जो नॉर्मल होता है, उसको पूरा स्टाम्प ड्यूटी देके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है और एक बिल बनाई जाती है। सर विटनेस मैंडेटरी है? हाँ, देखिए क्या है कि 2 लोगों ने साइन किए हैं और किसी ने बोल दिया साहब मैंने तो साइन किए नहीं, ठीक है, तो कोई बंदा तो प्रूफ करने के लिए हो कि हाँ साहब मेरे सामने साइन हुए। तो विटनेस इसके लिए होते हैं ताकि 2 गवाह हैं, 2 लोगों के सामने साइन हुए हैं, उसको कोर्ट मानता है। सर एक और क्वेश्चन था, एक इंडियन सिटीजन एक एनआरआई कब कंसीडर होता है? सो किसी भी साल में फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो 180 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता है तो उसको एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई स्टेटस हर साल चेंज होता है। अगर इस साल में मान के चलो कि 190 दिन इंडिया से बाहर रहा हूं तो मैं एनआरआई हो गया, और अगले साल किसी रीजन से मैं 150 दिन ही बाहर रहा हूं तो अगले साल मैं एनआरआई नहीं हूं। सर पेमेंट शेड्यूल जो आपने मेंशन किया था इसमें वो क्या होता है? आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है तो जो पैसे जाने हैं, जो कॉस्ट उसकी है प्रॉपर्टी, मान लो हम 5 करोड़ का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, 5 करोड़ रुपए जाने हैं, वो कब जाने हैं, कैसे जाने हैं,
उसका जो शेड्यूल होता है उसको हम पेमेंट शेड्यूल बोलते हैं। सर ये लीज रेंट अमाउंट क्या होता है? आज की तारीख में कोई भी शहर बसता है उसको मेंटेन करना होता है। रोड की सफाई है, पेड़ पौधे हैं, रोड जितनी भी चीजें, सीवेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड रात को लाइटें जल रही हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो जो भी एजेंसी होती हैं वो अपने फंड इकट्ठे करने के कुछ ना कुछ साधन बनाती हैं। तो बहुत जगह प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है वहाँ जनरली प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो लीज रेंट लेते हैं। सो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल सकते हैं हम इसको, आपकी प्रॉपर्टी का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। 1% आपकी प्रॉपर्टी की जो अलॉटमेंट कॉस्ट है या जो आज की कॉस्ट है उसका कुछ कैलकुलेशन होती है, उसका 1% वो लेते हैं पर एनम। आज मान लीजिए 5 करोड़ का नया अलॉटमेंट उन्होंने कोई करा हुआ है तो 5 लाख रुपए सालाना आपको उसका लीज रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो वन टाइम पेड रहता है तो वो 90 ईयर्स का वो पूरा पे कर देते हैं? सो 90 साल तक आप 1% देते रहिए। ये लोग अपनी स्कीम लाते हैं कि आप लमसम इतना पैसा दे दें, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, हर किसी का अलग है, उतना दे देंगे तो 90 साल तक आपसे हम लीज रेंट नहीं मांगेंगे। जैसे कि मैंने किसी से प्रॉपर्टी ली तो पहले उनके पास 19 ईयर का लीज था, अब मैंने ली तो मुझे भी 19 ही मिलेगा। जिस दिन से अथॉरिटी ने, किसी भी डिपार्टमेंट ने आपको अलॉट किया है, आपका लीज पीरियड उस दिन से शुरू हो जाता है। अगर वो 25 साल पुरानी हो गई है और आज आप ले रहे हो तो आपके पास 65 साल बचते हैं। नोएडा में 90 साल का है, 25 साल पुराने बायर के पास जो ओनर था उसके पास हो चुकी है, अलॉटमेंट हुए, रजिस्ट्री हुए, तो आपके पास में 90 - 25 65 साल बचे हैं अब इस प्रॉपर्टी के। फॉरेनर्स में इंडियंस रहते हैं उनको 12.5% TDS पे करना पड़ता है, और जो इंडियंस होते हैं उनको 1%। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों, जबकि दोनों की नेशनलिटी तो इंडियन ही है? गुड क्वेश्चन। सो होता क्या है कि बेसिकली जो टैक्सेशन होता है ना, जो टैक्सेशन होता है प्रॉपर्टी का वो ज्यादा होता है। जैसे पहले 20% था प्रॉपर्टी पे टैक्स, अभी कम होकर 12.5% हो गया है। ठीक है, तो इंडिया का जो बंदा है वो टैक्स की कैलकुलेशन करके भाग नहीं पाएगा, उसका 1% कटाएगा, ज्यादा बनेगा तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहां से अमेरिका अगर बंदा चला गया 1% देके तो उसको पकड़ो कैसे? तो उससे पूरा धरा लेते हैं पहले, अब तू वापस लेते रहियो।